नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुप्त एवं मौर्य काल को एक साथ लेकर के आए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन है, तो आइए देखते हैं। कल का टेस्ट जो होगा वो इंडियन ज्योग्राफी का होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी का होगा, उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज इंडियन ज्योग्राफी में भी टेस्ट के ऊपर आएंगे। तो श्रृंखला जिस तरीके से चल रही है आप लोग देखते रहिए। सुबह 11 बजे का जो देख रहे हैं तो आप लाइव चैट में उत्तर दीजिए, बाद में देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देके जरूर बताइए। वीडियो जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सब लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बताइए आप लोग कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो ए सही है, रुम्मनदेही अभिलेख। रुम्मनदेही अभिलेख से ये पता चलता है। इसमें सबसे पहले बताया गया कि बुद्ध का जन्म स्थल है। इसी में देखेंगे तो कर का भी, मतलब टैक्स का भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो यही है रुम्मनदेही अभिलेख, किसका? अशोक का। क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखिए आसान सा प्रश्न है और परीक्षा में पूछा भी बहुत बार जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जब हम देखेंगे तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही है, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का या कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो बी सही है, 13वां शिलालेख। 12वां धर्मनिरपेक्षता, 13वां कलिंग विजय। याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, नंद राजा का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? मतलब नंद, जो नंद वंश के जो शासक रहे उनका उल्लेख करने वाला, महापद्म नंद हो या घनानंद हो, तो इनका उल्लेख करने वाला प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है? तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ए सही है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग का राजा था खारवेल। क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों की जानकारी देता है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसके सैन्य अभियानों की जानकारी देता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो डी सही है, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, निम्न में से कौन उदंग कर चुकाते थे? उदंग या उद्रंग या उदक भी बोलते हैं। ये फिलहाल मैंने बता रखा है, जब आप गुप्त काल में देखेंगे तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी। उदंग जो था वो गुप्त काल में सिंचाई कर था। सिंचाई कर कौन चुकाएगा? किसान चुकाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो डी सही है, याज्ञवल्क्य ने किया था। खैर वर्ग के रूप में याज्ञवल्क्य ने किया था। आगे जब हम ओसनम स्मृति में देखेंगे तो एक जाति के रूप में मिलता है ओसनम स्मृति, लेकिन वो ऑप्शन में है भी नहीं। और बाकी अगर जो कायस्थ की बात की जाएगी तो याज्ञवल्क्य आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, शक एवं गुप्त संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो अगर जो दोनों की डेट पता होगी तो माइनस कर दीजिए।
तो जब देखेंगे शक एवं गुप्त, शक की कितना है बताइए आप लोग, 78 है, 78 ईस्वी, और गुप्तों का कितना है वो हम जब देखेंगे तो 319 है। तो गुप्त संवत 319, शक संवत 78। अब 319 में से 78 आप घटाइए, अब ये घटाइए, इसका उत्तर मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग घटा के उत्तर निकाल लीजिएगा। तो वैसे तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, 241 ईस्वी या 241 वर्ष के बीच का अंतर रहा है दोनों के बीच में। तो 8 का जो है वो सी सही है, 241 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही है, राजतरंगिणी। इसका लेखक कौन था? कल्हड़ था। देखेंगे तो अभी हम जो कल वीडियो आई है आप लोग देखिएगा कश्मीर के ऊपर, मैंने बताया था कश्मीर के इतिहास में जो 3 वंश हैं कारकोट उत्पल लोहार के बारे में, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बराबर की गुफाएं आप पढ़े होंगे, बताइए उसमें किसके लिए वो गुफाएं बनी थी, कौन उससे लाभान्वित होता था? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो बी सही है, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन कभी कभी आपको मिस हो जाएगा तब गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? बताइए। तो जब बात की जाएगी रानी के अभिलेख की, तो रानी का अभिलेख किसको बोलते हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख था, उसको रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो डी सही है, रानी का अभिलेख कौशाम्बी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही हो जाएगा, भाबरू अभिलेख। कहाँ का ये है? राजस्थान क्षेत्र का है, भाबरू या बैराट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, अशोक ने कलिंग कब आक्रमण किया था, अर्थात कब आक्रमण किया कलिंग पर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए, कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो कलिंग पर आक्रमण किया था 261 बीसी में। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्तकालीन जब दशावतार मंदिर की बात होगी तो वो देवगढ़ में स्थित है। बाकी अभी इसके बारे में देवगढ़ कहाँ है ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक और प्रश्न आने वाला है, इसलिए अभी उसको नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो ए सही है, देवगढ़। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर फेमस है, कहाँ है आगे भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है?
क्वेश्चन नंबर 16 का सी सही है, गुफा संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए आगे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए। सभी लोग उत्तर दीजिए, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग उत्तर दीजिए। कल का टेस्ट इंडियन ज्योग्राफी का होगा, मैं बता दूं, आप लोग सुबह 11 बजे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सी सही है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये झांसी में नहीं है, ललितपुर में। पहले झांसी में था, लेकिन अभी क्या है, ललितपुर जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, निम्न में से किसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? देखिए वैसे मौर्य काल का तो नहीं, लेकिन उससे पहले का है, तो परीक्षा में आ भी सकता है। आप लोग याद रखिए इसको, किसको श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही है, बिंबिसार, हर्यक वंश का। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है, दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही कौन गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसका दूसरा तथ्य है, मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। कूट के आधार पर आपको उत्तर देना, बताइए कौन सा सही कौन गलत है। तो जब बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, सही है। और मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी सही है, पहला और दूसरा। मौर्य काल में राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? मतलब क्या कहलाता था, उसको क्या बोलते थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर जब बात करेंगे 20 की, तो 20 का ए सही हो जाएगा, दैवारिक, 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, गुप्त काल में पुलिस विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही है, दंडपासिक, ये पुलिस विभाग का प्रमुख कहलाता था। तो पुलिस विभाग का प्रमुख दंडपासिक कहलाता था। 21 का डी सही है, आजकल के टाइम पे देखें तो डीजीपी के समकक्ष कह सकते हैं इसको, दंडपासिक। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनमें से कौन थे? उनके नाम थे मैगस्थनीज, डायमेकस, और तीसरा कौन था? बाईस का बी सही है, डायोनिसस या डायोनीसियस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, मैगस्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमई कौन था? क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो सी सही हो जाएगा, जिले का अधिकारी। ऐसा मैगस्थनीज ने, वैसे तो जो जिले को विषय बोलते थे उसका प्रमुख विषयपति कहलाता था, लेकिन उसको मैगस्थनी ने क्या बोला है, एग्रोनोमई बोला है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, निम्नलिखित सीलोन के बौद्ध राजा, निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा श्री मेघकर्ण को बोधगया में विहार बनाने की अनुमति दी?
क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 24 का सी सही है, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, अंतिम प्रश्न की ओर हम आ गए हैं, आप लोग उत्तर दीजिए। गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? लिच्छवी दौहित्र किसको कहा गया है? देखिए, सब प्रश्न कभी कदार परीक्षा में आ जाते हैं, लेकिन एकदम से आ जाएंगे तो आप कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कभी कदार इन पे ध्यान दे दिया कीजिए। हो सकता है आने वाले समय यही क्वेश्चन आपके कह सकते हैं भविष्य तय कर दे, आपसे इसी प्रश्न को करके आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ज़रूरी यही है कि आप लोग कभी कदार ऐसे प्रश्नों को भी देखा कीजिए। गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो बी सही है, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही है, समुद्रगुप्त। तो आज का टेस्ट तो यहीं पर ख़त्म हुआ। आप जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसमें उत्तर वगैरह सब दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब कल का जो टेस्ट होगा वो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर होगा, आप लोग अच्छे से उसको पढ़िए और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन हम उसमें ले करके आएंगे। फैक्ट भी रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए हाँ एक ये भी बात बता दूं कि परीक्षा का जो पैटर्न के हिसाब से प्रश्नों को रखा जाएगा, बहुत टफ बनाने की कोशिश करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब बहुत टफ प्रश्न हो जाते हैं तो लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। तो मैं टेस्ट अपने लिए तो बनाता नहीं हूँ, आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो एक मॉडरेट लेवल पर टेस्ट रखा जाएगा, बहुत टफ प्रश्न बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि जब बहुत टफ हो जाते हैं वैसे परीक्षा में भी उस तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, और लोगों का कहना है उससे मनोबल भी डाउन हो जाता है कि जब ज़्यादा टफ क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे तो लोग वो सीधे दिखता है। आप लोग खुद देखा कीजिए, जैसे ही लाइव टेस्ट में जैसे कोई कठिन प्रश्न आ जाएगा लोग चले जाते हैं या तो उत्तर नहीं देंगे। तो इस वजह से ध्यान में रखते हुए एक मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया जाएगा। उसमें से कह सकते हैं कठिन भी होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान दे दिए जाएंगे एक तरफ से सब कर लें, ऐसा नहीं करेंगे, कठिन भी देंगे, सरल सबका मिक्सचर देंगे। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।